कि आज से ठीक 5 साल पहले मेरे एक ही साल में 3 बच्चे गायब हो गए थे। अच्छा। एक बच्चे की उम्र 14 साल थी, एक की 12 साल और एक नमस्कार आप सभी को। आज जो हमारे जो विवेक शर्मा टॉक शो में जो गेस्ट हैं वो है नरेश पारस जी। ये जो बच्चे गुमराह हो जाते हैं, खो जाते हैं, उनका रेस्क्यू करते हैं, उनको अपने घरों से जो परिवार वालों से मिलाते हैं। बहुत सारे बच्चियों को इन्होंने अपने जो पिछड़े परिजनों से मिलाया है। तो बहुत कुछ चर्चा है उसमें कि बच्चों की कैसे देखभाल करनी चाहिए और उनको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, हर किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज का जो माहौल है वो बहुत ख़राब हो रहा है। तो अपने बच्चों का विशेषकर ध्यान रखें। तो ये पॉडकास्ट इसी पर चर्चा हुई कि इन्होंने कहाँ कहाँ से कैसे रेस्क्यू किए, बच्चों को कैसे कैसे बचाया। सर नमस्कार, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपसे ज़्यादा जानकारी करने की। सर आपकी जर्नी क्या रही? देखिए, मैं पिछले 17-18 सालों से एक्टिव रूप से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। बच्चों के चाइल्ड प्रोटेक्शन पे मैं काम कर रहा हूँ। जी। और जो शुरुआत में मेरे साथ में कुछ 2 घटनाएँ ऐसी घटी जिनको मुझे लगा कि अब ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। एक 2007 में फरवरी में मुझे एक महिला मिली जो थाने के बाहर रो रही थी। अच्छा। उसको देखकर लोग आते जाते रहे, लेकिन मैं भी उसे देख के रुक गया। जब मैंने उसे रोने का कारण पूछा तो उसने मना कर दिया कि सब पूछ के चले जाते हैं, कोई मेरी सुनता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको क्यों बताऊं। अच्छा। तो बुजुर्ग महिला थी, तो मैंने कहा माताजी मैं हो सकता है आपकी कुछ मदद कर पाऊं। तो बड़ा उसने संभाल के फिर मुझे बताया कि आज से ठीक 5 साल पहले मेरे एक ही साल में 3 बच्चे गायब हो गए थे। अच्छा। एक बच्चे की उम्र 14 साल थी, एक की 12 साल और एक की 10 साल। मैं यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी, बच्चों को खोजने के लिए आई थी, लेकिन पुलिस ने खोजने की बात तो दूर रही, मेरे बच्चे की किसी ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। ये कौन से थाने की बात है, कहाँ की थाना बात? जगदीशपुरा की ये बात है। अच्छा। तो बड़ा अचंभा हुआ कि किसी एक महिला के एक साल में 3 बच्चे गायब हो जाएं और पुलिस उनका मुकदमा दर्ज न करे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। तो मैंने थाने में जाके बातचीत की तो वास्तव में उसकी गुमशुदगी दर्ज नहीं थी। फिर मैंने इसको लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लेटर लिखा और उस समय एसएसपी जी.के. गोस्वामी जी थे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी को नोटिस जारी हुआ, तब पुलिस एक्टिव हुई और फिर उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। तीनों बच्चों की गुमशुदगी दर्ज हुई। पुलिस ने प्रयास शुरू किए उसमें। मैं उसके साथ में दिल्ली गया, लखनऊ गया, कई बार जन सुनवाई में भी हुआ, लेकिन उनके बच्चे नहीं मिले। कई कई साल उसमें बीत गए। तो तब मुझे लगा कि काश ये महिला मुझे अगर 5 साल पहले मिल जाती, तो जब उनके अब जो मुकदमा दर्ज हुआ, अगर उसी समय मुकदमा दर्ज हो जाता तो हो सकता है इसके बच्चे मिल जाते। तो तब मुझे लगा कि ऐसे बच्चों के लिए काम करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए काम करना चाहिए जिनके बच्चे गायब हो गए। तो तब से मैंने लापता बच्चों पर मैंने काम करना शुरू किया। फिर उसी साल जुलाई के महीने में एक प्रकरण आया। प्रकरण ये था कि जानकारी मिली कि नारी निकेतन में कोई एक ऐसी लड़की है जो कि बिना जुर्म की सजा काट रही है। अच्छा। तो बड़ा अचंभा हुआ और ऐसा कैसे हो सकता है। उसी दरमियान आरटीआई कानून आया था, 2005 में कानून आया था, 2007 की बात है, 1 डेढ़ साल हुआ था उसे। तो तब फिर लगा कि इस कानून का उपयोग करके कुछ करते हैं। तो मैंने पहली बार आरटीआई मैंने उसमें डाली और मैंने उस महिला का जुर्म पूछा उसमें कि आपके यहाँ पे एक महिला है, इसका जुर्म बताइए, ये किस जुर्म में बंद है। तो जो जवाब आया वो बड़ा चौंका देने वाला था। उसमें उन्होंने बताया कि एक लड़की आज से 8 साल पहले 21 जुलाई 1999 को एतमादपुर में लावारिस घूमते हुए मिली थी। 14 साल की उसकी उम्र थी। अच्छा। उसको एसडीएम के सामने पेश किया गया और एसडीएम ने नैतिक संकट के आधार पर उस लड़की को नारी निकेतन में निरुद्ध करा दिया। अच्छा। अब आप समझ लीजिए कि भारत में नैतिक संकट ऐसा कौन सा जुर्म है जिसकी सजा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 8 साल नहीं, 9 साल नहीं, पता नहीं कब तक। जब मुझे जानकारी मिली थी तो उस घटना को 8 साल बीत चुके थे। अच्छा। यानी कि वो लड़की 8 सालों से बिना जुर्म के सजा काट रही थी। जब वो पकड़ी गई थी 14 साल की थी और जब मुझे जानकारी मिली उसमें 21 साल की थी।
तो फिर उस लड़की की आज़ादी के लिए फिर मैंने एक के बाद एक आरटीआई लगाई उसमें। तो फिर वो जवाबों में गोल मोल देते रहे। हाँ। बोले कि मैंने उसमें पूछा कि इस लड़की के परिजनों को आपने सुपुर्द करने के लिए क्या प्रयास किए, क्या इसका नाम है? तब बताया कि लड़की का नाम मुन्नी, पिताजी का नाम अहमद खान और जयपुर की रहने वाली है। अच्छा। जब वो लड़की अपने पिताजी का नाम बता रही है, जिले का नाम बता रही है, तो आपने उसके जिले में क्यों नहीं भेजा? एक 14 साल की नाबालिग लड़की को उसके घर भिजवाने के बजाय आपने नारी निकेतन में उसमें कैद कर दिया। और नारी निकेतन में ऐसी महिलाओं को रखा जाता है जो सेक्स रैकेट में पकड़ी जाती हैं, देह व्यापार में पकड़ी जाती हैं, उन महिलाओं को वहां रखा जाता है। एक फ्रेश लड़की जिसको नाबालिग लड़की थी, 14 साल की उम्र, उनको वेश्याओं के साथ में रहने को मजबूर कर दिया गया। तो उस लड़की के बारे में जब मैंने पूछा कि इनको क्यों नहीं भेजा, तो उन्होंने कहा कि लड़की मेंटली डिस्टर्ब है। अच्छा। मानसिक रोगी है। तब फिर मैंने एक आरटीआई और लगाई कि इसमें मानसिक रोगी है तो आपने आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराया होगा, उसके पर्चे दीजिए। तो फिर जवाब नहीं दिया उन्होंने, मतलब कुछ था ही नहीं ना उनके पास? कुछ था ही नहीं। फिर मैंने शिकायत की तो सिटी मजिस्ट्रेट के सामने मैंने शिकायत की। सिटी मजिस्ट्रेट शत्रुघ्न सिंह थे, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने अधीक्षिका को और मुझे आमने सामने बुलाया और आमने सामने बुला के उन्होंने कहा कि ये जो सवाल मांग रहे हैं इनको जवाब दे दीजिए। तो तब तो कह के चली गई, लेकिन जब उन्होंने जाने के बाद मुझे लालच दिया, लालच में नहीं आया, फिर मुझे धमकी दी गई। अगले दिन मीडिया ने भी छापा कि कंप्रोमाइज कर लो वरना फंसवा दूंगी। तो उसके बाद में मुझे थाना एतमाद दौला में मेरे खिलाफ शिकायतें की गई। मुझे बुलाया गया, डराया गया, धमकाया गया। बोले कि आप इनकी लड़की की क्यों मदद कर रहे हो, आपकी कौन लगती है ये? क्योंकि मैं उस लड़की से कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं उसे। मैंने तो केवल आरटीआई में पता चला कि ये लड़की निर्दोष है और इसको आजाद कराना चाहिए। उसका भी मैंने एनएचआरसी को लिखा। एनएचआरसी ने आगरा के डीएम उसमें मुकेश मेश्राम थे, उनको एनएचआरसी ने तलब किया। वो पूरी रिपोर्ट को लेकर एनएचआरसी में गए। तब फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ। फिर एडीजे के आदेश पर उस लड़की को यहाँ से कानपुर भेजा गया, महिला आश्रम में भेजा गया। वहाँ उसकी नौकरी लगी और 1 साल के भीतर जब वो मार्केटिंग करने लगी तो उसकी एक लड़के से मुलाकात हुई और फिर उसी में महिला आश्रम से उसकी शादी करा दी, कन्नौज में उसकी शादी करा दी। तो इस बीच में मेरी उस लड़की से कभी मुलाकात नहीं हुई, मैंने कभी उसे आंखों से देखा नहीं। लेकिन उसके लिए मैं लगातार लड़ाई लड़ता रहा, एक के बाद एक कैंपेन उसके लिए चलाए और अंत में एक सुखद परिणाम भी रहा। लड़की का विवाह हो गया और वो अपने परिवार में रह रही है। कहीं कोई मुलाकात नहीं। तो मैंने तो बिना देखे बिना मिले मानवता का फर्ज निभाया था। तो जो सिस्टम की जो खामियां हैं कि कैसे किसी बेगुनाह को आप कैद में रख सकते हैं, तो फिर तब ये आया कि ऐसे लोगों के लिए भी काम करना चाहिए। हो सकता है तमाम जेलों में ऐसे भी लोग हों जो कि बेगुनाह हों, जिनकी जो वहाँ उस सिस्टम की उलझ के वो अपना उनका जीवन बर्बाद हो रहा। तो कई ऐसे लोगों को मैंने जेलों से आज़ाद करवाया जो कि बेगुनाह होते हुए सजा काट रहे थे। एक फतेहाबाद के एक आदमी को कराया, एक ललितपुर का एक आदमी था जो कि 20 सालों से जेल में था। अच्छा। उसको सजा भूल गई थी। क्या था उनका? उसका कोई रेप और SC/ST का उसमें मुकदमा था। विष्णु नाम था उसका, ललितपुर का, और उसके लिए वो काम किया। तो उसको 20 साल बाद उसको आगरा की सेंट्रल जेल से निकलवाया था और तब वो बेगुनाह साबित हुआ था। जब वो जेल में चला गया तो उसके परिवार की व्यथा बड़ी खराब हो गई थी। गांव के लोगों ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। भाई का कोई काम था तो वो काम बंद कर दिया गया, उनसे सामान खरीदना लोगों ने बंद कर दिया। पूरा का पूरा बर्बाद परिवार हो चुका था। तो ऐसे में उसको निकलवाया। फतेहाबाद में 3 साल से एक पति पत्नी सजा काट रहे थे। उनका भी वो भी सिस्टम के मारे थे, वो भी बेगुनाह थे। उनका बच्चा अनाथालय में रह रहा था तो उनको आज़ाद करवाया, उनके बच्चों से मिलवाया। तो ये जो सिस्टम की खामियां हैं, कैसे आदमी सिस्टम में उलझकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो फिर मैंने ऐसे लोगों के लिए मदद करने का प्रयास किया। फिर मैंने जेलों में ऐसे लोगों को भी देखा कि जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है लेकिन जुर्माना जमा करने के लिए पैसे नहीं, तो वो लोग जेल काट रहे हैं। तो ऐसे ही एक बुलंदशहर के एक व्यक्ति को 57 साल का बुजुर्ग था,
जिसको कानों से सुनाई नहीं देता था, आंखों से भी कम दिखाई देता था, और उसकी सजा पूरी हो चुकी थी। मात्र 5,000 रुपए के जुर्माने की वजह से वो जेल में था। अच्छा। तो उसका मैंने अपनी जेब से 5,000 रुपए मैंने उसका जुर्माना जमा किया, और उसकी मैंने कहा उनकी पत्नी को बुलाओ, तो बोली कि सब कभी कभार मिलने आती है, इनके पास में पैसा भी नहीं है किराए के लिए। जब उनकी पत्नी मिलने के लिए आई, मैंने उनसे कहा ये कह देना कि अभी रिहाई नहीं हो रही, अब केवल बुलवा लो। तो पत्नी उधर से चली आई, तो मात्र एक तरफ का किराया वो लेके आई थी। अच्छा। मैंने जब उनको पति पत्नी को जब मिलाया, तो उन पर जाने के लिए दोनों के लिए किराया भी नहीं। तो आप समझ सकते हैं, जब एकदम कई साल बाद जब वो मिले, 17-18 साल बाद, तो क्या उनकी रही थी। जब उनको मैंने यहाँ से भेजा, तो बस से भेजा, तो अगले दिन उनका गांव के प्रधान से फ़ोन किया उन्होंने। बोले साहब, छूटने के बाद में हम सीधे गंगा जी के घाट पर गए, और रात भर हम पति पत्नी गंगा जी के घाट पर बैठे रहे, और कब बात करते करते रात कट गई हमें पता नहीं चला। जो 15 साल का, जो 20 साल का जो हमारा जो सफ़र था, वो रात कम पड़ गई। तो बताने के लिए तो बड़ी खुशी हुई कि मैंने, चलो कुछ ऐसे बेगुनाह को मैंने आज़ाद कराया। फिर उसके लिए मैंने NHRC से लिखा पढ़ी की कि हो सकता है कि ये तो एक है, इसके और भी तमाम लोग होंगे जो कि जुर्माना जमा करने में नहीं सक्षम है, और मेरे पास भी इतने हैंड नहीं है कि मैं कितने लोगों का जुर्माना जमा करूँगा। तो फिर उस पर NHRC ने गृह मंत्रालय को आदेश जारी किए। फिर उन्होंने पूरे भारतवर्ष की जेलों का एक डेटा तलब किया उन्होंने कि आप पूरे भारतवर्ष की जेलों का ब्यौरा जुटाइए कि ऐसे कितने बंदी हैं कि जो कि जुर्माने के अभाव में सजा काट रहे हैं। फिर वो जुर्माने के अभाव में ऐसे बंदियों को ब्यौरा तलब किया गया। फिर उसमें उनकी SOP बनी, और फिर बाकायदा सरकार ने उसका संज्ञान लेकर ऐसे कैदियों को रिहा करने के आदेश दिए। और चूंकि जो जुर्माना है वो सरकारी कोष में जमा होता है, उसको माफ नहीं कर सकते ये लोग। तो फिर सरकार ने बाकायदा इनके लिए बजट पारित किया। बजट पारित होने के बाद में ऐसे लोगों का सरकार ने जुर्माना जमा किया, और फिर ऐसे लोगों को रिहा कराया। अब हर साल 15 अगस्त, 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्वों पर ऐसे बंदियों को छोड़ दिया जाता है जिनके पास पैसे नहीं होते। और चूंकि फिर मैंने इसमें जेलों में बंद कैदियों का मुद्दा उठाया। मैंने एक RTI दायर की थी 2012 से लेकर 2015 तक का, वो 17 तक का मैंने एक डेटा लिया था, जिसमें निकल के आया था कि हर 26 घंटे में एक कैदी की मौत होती है। अच्छा जी, 2600 से आसपास कैदियों की मौत मिली थी, उसमें कई लोगों ने सुसाइड भी किया था। हाँ। तो ये लगा कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है कि आखिर में कैदियों की मौत क्यों हो रही है। तो उस पर NHRC ने संज्ञान लिया। 12 नोटिस सरकार को जारी हुए, चीफ सेक्रेटरी को वहां पर पेश होना पड़ा, रिपोर्टें बनी, और फिर तब ये निकल के आया कि जो जेल की जो परंपरा है, जो जेल की चीजें हैं, वो अंग्रेजों के जमाने का जो जेल मैनुअल बना है उसी के आधार पर चल रही है। तब पहले संख्या कम थी, लेकिन अब क्राइम भी बढ़ रहे हैं, अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में जेलें जो हैं वो ओवर क्राउडेड है। तो जेल मैनुअल में कुछ बदलाव की संभावना होनी चाहिए। तब फिर उसमें आगे, उसमें जेल मैनुअल के बदलाव में फिर बात हुई, तो उसमें पता चला कि इसकी एक अलग से पहले एक कमेटी बनी हुई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जो कि जेल मैनुअल बनाए और उसमें लागू हो। तो अब वो फिर उसमें उम्मीद जगी, वो फिर जेल मैनुअल कमेटी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, वो एक्टिव हुई, फिर दोबारा से ड्राफ्ट बना, फिर वो सरकार तक गया, और फिर उसमें जेल मैनुअल में बदलाव हुए, और फिर नई नई चीज़ें उसमें आई, नई जेलों का भी निर्माण हुआ, कई पुरानी जो जेलें थी उनमें नई बैरकें बनी। तो अब यह है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें आ गई हैं। तो पुराना जो अंग्रेजों के ज़माने का काला कानून था वो बदल गया, अब नया जेल मैनुअल आ गया। क्योंकि जो अंग्रेजों का था वो तो उनको तो ये था ना कि मतलब मर कट जाए वही मर जाए। 1860 का कानून जी, उसमें वो चल रहा है। तो वो सब कानून बदला उसमें, और साथ ही साथ मैंने उसमें ये देखा कि जो जेल में जो महिलाएं रहती हैं उनके साथ में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके साथ बच्चे रहते हैं। बाहर सरकार ने आदेश जारी किया कि RTE के तहत हर बच्चे का 0 से लेके 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों का अनिवार्य शिक्षा दी जाए, किसी को शिक्षा से वंचित न किया जाए। लेकिन वो बच्चे जो अनाथालय में रह रहे थे, वो बच्चे जो जेलों में रह रहे थे,
उनके पास में शिक्षा की कोई पहुंच नहीं थी। तो ऐसे में मैंने फिर हाई कोर्ट में एक रिट दायर की। तो फिर उसमें जितने भी अनाथालय हैं, जितनी भी बच्चा जेलें हैं, जो जेलें हैं, उनमें फिर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षक नियुक्त करवाए, और वो आज भी वो बेसिक शिक्षा विभाग से शिक्षक जाके अनाथालयों में, बच्चा जेलों में और जेलों में उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने फिर इसमें काम किया। जी जी। अच्छा सर, जैसे अभी जो कुंभ वगैरह आया था, या हरिद्वार में आपने बताया था कि हरिद्वार में कुछ आपको एडीएम वगैरह वहाँ पर क्या हुआ था? दरअसल में जो मैंने बताया था, जो मैंने मिसिंग बच्चों पे जो मैंने काम करना शुरू किया था, तो उसके बाद मैं जो लापता बच्चे हैं उनकी तरफ मेरी वेदना ज़्यादा थी। कई सारी मैंने ऐसे बच्चों का पुलिस से डेटा लेके उनका मैंने पुलिस से मैं परिवार से मिला, फिर उनका डेटा मैंने रखा, साहब इतने बच्चे मिसिंग हैं, इनको आप बरामद कराने के लिए प्रयास किए। तो फिर उसमें जिला स्तर पर जन सुनवाई आयोजित कराई, लखनऊ में हुआ, दिल्ली में हुआ, तो उसमें कई सारे बच्चे रिकवर हुए। और तमाम बच्चे जो कि 12-12, 13-13 साल से अपने परिवार से बिछड़े हुए थे, इन बच्चों के परिजनों को ढूंढ के मैंने उनके हैंडओवर किया। अच्छा। और उसमें चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो गुजरात हो, तमाम राज्यों से ये बच्चों को मैंने उनके परिवारों में समेकित किया। जी। तो ऐसे में जब पता चला कि हमारे देश में कुंभ मेला लगता है, और अक्सर करके फिल्में बनी है कि जो बच्चा कुंभ मेले में बिछड़ जाता है तो वो 12 साल बाद मिलता है। जी जी। कई सारी फिल्में हैं, परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो मैंने इसको लेकर हरिद्वार प्रशासन से मैंने बात की थी कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसमें बच्चे नहीं खोएंगे जी। और उनकी संख्या को हम कर सकते हैं। तो हरिद्वार के डीएम ने, मेलाधिकारी और आईजी कुंभ मेले ने मुझे वहाँ बुलाया, और कई सेगमेंट में मैंने ट्रेनिंग दी। पुलिस को मैंने अलग ट्रेनिंग दी, उनके वॉलेंटियर्स को मैंने अलग ट्रेनिंग दी, आंगनवाड़ियों को मैंने अलग ट्रेनिंग दी। तो पूरा का पूरा कुंभ मेला मैंने मॉनिटर किया, और उसको हमने थीम दी कि चाइल्ड फ्रेंडली कुंभ मेला। अच्छा। कि बच्चा इसमें अपने आप को आके अपने आप को चाइल्ड फ्रेंडली महसूस करे कि साहब ये अच्छा है। तो राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी उसमें प्रयास किया। तो उसमें बाकायदा पूरा एक एसओपी तैयार हुई कि मेलों में बच्चों के लिए कैसे व्यवस्थाएं की जाए। वहाँ चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर बनाए गए, एक तंबू में बच्चों के लिए खिलौने विलौने और वो सारी चीजें कही कि बच्चा अपने आप को यहाँ पर अच्छा महसूस करे। तो पूरा मेला हमने अच्छे से मॉनिटर किया, और उसमें 21 बच्चे जो लापता मिले, तो उनमें से खोए थे, तो उनमें से 15 बच्चों को हमने परिवार के हैंडओवर कर दिया। 21 बच्चे जो कि 21 में से 15 बच्चे अपने परिवार के हैंडओवर कर दिए। 6 बच्चे जो बच्चे थे, किसी की उम्र 2 साल थी, 2 महीने थी, किसी की 5 महीने थी। ये बच्चे मानसिक दिव्यांग थे, जिनको परिवार वाले जानबूझकर घाट पर छोड़ गए थे। तो ऐसे बच्चों को हमने अनाथालय में रखवा दिया। तो ऐसे करके वो कुंभ मेला मैंने मॉनिटर किया। और फिलहाल में जो प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगा था, उसमें एक प्रकरण आया था कि एक परिवार ने अपनी एक बच्ची को अखाड़े को सौंप दिया था, दान में दे दिया था। अखबारों में खबर छपी कि एक परिवार ने एक मिसाल पेश की है। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक बच्ची को जूना अखाड़े को सौंप दिया है, और उसका वो कुछ समय बाद पिंडदान करेंगे। तो उसको एक पॉजिटिव खबर के रूप में पेश किया गया। लेकिन मुझे ये लगा उसमें कि एक परिवार कैसे किसी बच्ची को दान में दे सकता है। लड़की कोई वस्तु तो है नहीं जो आप दान में दे दोगे। कोई भी अभिभावक जो होगा वो उसका संरक्षक तो हो सकता है, लेकिन मालिक नहीं हो सकता। कोई भी अपने बच्चों को नहीं बेच सकता है। और फिर हिंदू धर्म में परंपरा है कि पिंडदान मरने के बाद होता है, आप जिंदे पे उसका पिंडदान कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर मैंने आवाज उठाई। उस समय हालांकि काफी विरोध का भी सामना मुझे करना पड़ा। लोगों ने कहा कि आप धार्मिक आस्थाओं पे चोट पहुंचा रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये पवित्र चीज है। तो लेकिन मुझे लगा कि भाई किसी बच्चे को आप नहीं बेच सकते, इसमें एक नई परंपरा का जन्म होगा। जब ये खबर जाएगी तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों को जाके मेलों में बेचेंगे, वहां पर दान में देंगे, साधु बनाएंगे। साधु क्यों बनाएंगे? वो बच्चे की उम्र साधु बनने के लायक तो है नहीं। एक 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा क्यों साधु बने?
जो बच्चे जहाँ पर रह रहे हैं, नियम तो ये भी है कि कोई भी संस्थान अगर अपने बच्चों को रखता है तो उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में रजिस्ट्रेशन उसका होना अनिवार्य है। जी जी। किसी भी कोई भी अखाड़ा हो साधु संतों का, कोई भी अखाड़ा जेजे एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप बिना जेजे एक्ट में रजिस्ट्रेशन वाले संस्थान को कैसे बच्चे को आप दे दें? कहाँ है सिस्टम? तो इसको लेकर मैंने राष्ट्रीय बाल आयोग और मानवाधिकार आयोग को मैंने लिखा, तो उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया। प्रयागराज के डीएम को नोटिस जारी हुआ, फिर उसमें फिर जांच हुई और लड़की को वहां से निकाल के दोबारा से उनके परिवार के सुपुर्द किया गया। और जिस संत ने उसको दान में दिया गया था, उसको अखाड़े ने 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अच्छा। तो ये जो बच्चों के सुरक्षा का जो प्रयास था वो मैंने कुंभ मेले में भी करके प्रयास किया। नहीं, जैसे आपने बताया था कि वो क्या जो अपने पिता ने वो अपनी मर्जी से दिया था या उसको मतलब बहका गया? जी, दरअसल में जो खबर जो आई थी तो वो तो ये था कि उनके माता पिता ने ही उनको दिया था। जब हम उसमें बैग में गए तो पता चला कि कोई एक साधु थे, यहाँ पर एक गांव में आते थे, कथा भागवत करते थे और उस बच्ची का उन्होंने ब्रेन वॉश उसी तरह से कर दिया था कि ये तो साध्वी बनेगी। और फिर वो भी उसी तरह से बोलने लगी कि मैं साध्वी बनूंगी, सनातन धर्म की रक्षा करूंगी, सनातन धर्म का प्रचार करूंगी। तो उस तरह से था। लेकिन हमने चूंकि ये जाना कि जो बच्चा है, जो 18 साल से कम उम्र का है, उसको उसकी बातों को हम ध्यान नहीं देते। चूंकि बच्चे को नहीं पता होता है कि वो सही क्या है, गलत क्या है, उसकी कंसर्न कोई मायने नहीं रखती है। तो ऐसे में फिर हमने यही बात कही कि बच्ची नाबालिग है, वो अपना भला बुरा नहीं जान पाती है। तो ऐसे में बच्ची ने कह दिया और परिवार लेके चला गया, उसको दान में दे दिया, तो कौन दे सकता है उसे? बच्ची के हित का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें भाई बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को देखना। तो उसमें उसी रूप में फिर हमने उसको लिया और फिर बच्ची को हमने बरामद कराया। जी। अब बच्चे अपने परिवार के साथ। ओके सर, जैसे अभी जो अब तो हालात बढ़ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो जो लोग मतलब लापरवाही करते हैं या कहीं नहीं हो रहा है, तो अभी क्या वो डर है क्या, वो बच्चों को हो जाना या किडनैप हो जाना, कहीं मतलब लोगों को बेचे आना, जैसे आपने बताया कि जो कुछ लोग खरीदते हैं लोगों बच्चों को, हम पेपर में सुनते रहते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि अपराध कभी खत्म नहीं होता, अपराध के तरीके बदल जाते हैं। अच्छा। तो आज भी बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, आज भी बच्चों की खरीद फरोख्त हो रही है, उनको आज भी गलत काम में लगाया जाता है। तो मैं ऐसे कई सारे बच्चों को रेस्क्यू करा चुका हूँ। अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले का मामला है, एक लड़की को मैंने कोटा से रेस्क्यू कराया है। 15 साल की लड़की को यहाँ की आगरा की एक महिला पहला फुसला कर ले गई। उसके आधार कार्ड में उसकी उम्र बालिग दिखाई और देह व्यापार मंडी के दलालों को उसने सौदा किया। आगरा के एक होटल में उसको रुकवाया और 4 लोगों को 3,70,000 रुपए में बेच दिया। अच्छा। वो लोग लड़की को लेके कोटा चले गए, वहां पर उसको पहले तो घरेलू काम कराया जाने लगा, फिर उसके बाद में शादी करके उसका लगातार बलात्कार होता रहा उसका। 7-8 दिन जब रही उसमें, तो जब वो बहुत ज्यादा तंग आ गई तो किसी तरह से रात में मौका पाकर छत से कूदकर वो लड़की निकलवा गई वहां से। अच्छा। पुलिस तक पहुंची, पुलिस को जाके अपनी पूरी बात बताई, पुलिस ने उस आरोपी को भी पकड़ लिया, उसके सामने कुर्सी पे बिठा दिया और फिर लड़की को नारी निकेतन में बाल गृह भेज दिया और उस आरोपी को छोड़ दिया। उन्होंने फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने आगरा की पुलिस को इन्फॉर्म किया, परिवार को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे करके एक लड़की रेस्क्यू हुई है, आप आ जाइए। हालांकि उस लड़की के पिता ने यहाँ भी आगरा में भी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अच्छा। तो पुलिस वहां गई तो परिवार के लोग भी गए, उन्होंने बातचीत करी, तो तब उनसे लड़की देने के लिए कहा। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने कहा अभी हम इसका मुकदमा यहाँ कोटा में और कराएंगे, अभी हम आपको नहीं दे सकते। 10 दिन बाद फिर परिवार गया वहां पर, फिर भी लड़की नहीं दी गई, फिर दोबारा गया, फिर एक बार फिर मैं खुद गया वहां जाके। तो मैंने कोर्ट में भी जाके बात की, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से बात की, पुलिस से बात की कि भाई इस लड़की को आप दे दीजिए। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, आप हमें 2 दिन का समय दीजिए, हम कार्रवाई पूरी करते हैं और फिर लड़की को दे देंगे। उसके बावजूद भी उन्होंने लड़की को नहीं दिया। लगभग 84 दिनों तक वो लड़की उनके कब्जे में रही। जब लड़की नहीं मिली तो फिर मैंने उनको
मेल किया, मैंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ, उसमें रिट दायर करूंगा। अगर आपने इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई हो तो आप मुझे बताइए, जिससे मैं उन तथ्यों को उसमें शामिल करूँ। वो मैंने आगरा पुलिस को, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दिया, मैंने कोटा को भी दिया। तो तब उनको ये लगा कि कहीं ये कोर्ट ना पहुंच जाए, फिर चीचा लेदर हो और फिर वहां से कोटा के लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश होना पड़े। तो फिर उन्होंने बहुत जल्दबाजी की और फिर उसमें आगरा पुलिस को बुलाया और आगरा पुलिस को बुलाकर लड़की हैंडओवर कर दी जी। फिर यहाँ लेकर आए तो यहाँ भी बहुत सारे पेज, फिर मैंने उसके कोर्ट में बयान कराया, लड़की का मेडिकल कराया, तब जाके उसके परिवार को सौंपा गया। जी। तो लड़की ने जो एकदम दिल दहला देने वाली घटना उसने बताई कि मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया जाता था, मुझे यातनाएं दी जाती थी, मुझे बेचा गया। तो अब हम यहाँ न्याय की बात करते हैं, न्याय पाना तो बहुत दूर की बात है, उसको कब न्याय मिलेगा, कब उसे मुआवजा मिलेगा, लेकिन वो लड़की जो थी उसको छूटना ही बहुत बड़ा काम था। सिस्टम की खामियों के चलते 84 दिन तक वो अपने परिवार से दूर रही, मिलने के बाद भी तब हम उसको ले पाए उसमें। तो आज भी इस तरह के काम हो रहे हैं, आज भी लड़कियों की खरीद फरोख्त होती है, आज भी उनको बेचा जा रहा है। कुछ समय पहले मैंने एक दिल्ली से एक लड़की को रेस्क्यू कराया था, आगरा की रहने वाली लड़की थी, 13-14 साल की उसकी उम्र थी। उसको गैंग ने पहले भगवान टाकीज पे भीख मंगवाई, फिर रामबाग पे भीख मंगवाई, फिर हरी पर्वत पे ले आए, हरी पर्वत के बाद में फिर उसको गैंग ले गया दिल्ली, और दिल्ली में उसने रेड लाइट एरिया में लड़की को बेच दिया। अच्छा। तो वो लड़की भी रेस्क्यू कराई, फिर वहाँ 5-7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, वो जेल गए, तो लड़की को वापस परिवार में बुलाया गया। तो आज भी घटनाएं घट रही हैं, बच्चे बरामद हो रहे हैं। एक बच्चे को हमने ट्रेन से पकड़ा था, ट्रेन में छोड़ के भागे थे, वो करीब 8 साल का बच्चा था, उससे ट्रेन में भीख मंगवाई जाती थी। बच्चे ने, उसके उंगलियां यहाँ से जली हुई थी, पूरा हाथ जला हुआ अच्छा। था, ऐसे करके थे। तो उसने कहा था मैं भीख नहीं मांगता था, तो मेरे हाथों को जलाया गया, भीख मांग। तो उसको भी यातना दी गई, उसके हाथ जले हुए थे पूरे, इस तरह से टुकड़ा टाइप का हो जाए तब वो भीख मांगे, पैर जले हुए थे, अंग भंग करते थे। तो उस तरह से आज भी हो रहा है। मैंने कई बार सर्वे करके भीख मांगने वाले बच्चों का डेटा मैंने प्रशासन को दिया है। हर साल मैं सर्वे करके रिपोर्ट देता हूँ कितने बच्चे भीख मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस इस पर कार्रवाई नहीं होती है। आप जाएंगे तो आज भी ट्रैफिक सिग्नल पर बच्चे भीख मांग रहे हैं। तो क्या वो प्रशासन को नहीं दिखाई देते हैं, पुलिस को दिखाई नहीं देते, मुझे ही क्यों दिखाई देते हैं? और आम पब्लिक का आदमी भी जब जाता है, जब आप ट्रैफिक लाइट पर अपनी गाड़ी रोकते हैं तो वो आता है, तो आप उसके पहले तो दुत्कार देंगे, भगा देंगे। अगर वो ज्यादा वो करता है तो आप उसके हथेली पे 2 रुपए 5 रुपए रख देते हैं। तो जब हम उसको पैसे दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं भिक्षावृत्ति को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो यही कारण है कि जो भिक्षावृत्ति के जो बड़े जो गैंग हैं वो इन बच्चों को हायर करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सॉफ्ट टारगेट रहते हैं, बिल्कुल है ना। उनको वो ले जाते हैं, फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। बच्चे किराए पे भी मिलते हैं। आपने देखा होगा जो महिलाएं जिन बच्चों को गोद में लेकर भीख मांगती है, तो वो बच्चा कभी जागता नहीं है, वो सोता रहता है। दरअसल में वो बच्चे को नशा दिया गया होता है और वो बच्चा किराए का बच्चा होता है। किराए पे महिलाएं उस बच्चे को लाती हैं, तब उससे भीख मंगवाती हैं। अच्छा। जिन थालियों में भगवान की फोटो रख के जो बच्चे भीख मांगते हैं, तो वो थालियां भी मिलती हैं, वो भी किराए पे। मैं इन्वेस्टिगेशन करते करते गैंग तक पहुंचा जो इस तरह की देते हैं। तो 5 रुपए में एक थाली देते हैं, जिसमें एक टूटी फूटी सी थाली होगी, उसमें भगवान जी का फोटो होगा, कुछ फूल वगैरह डाल देते हैं। तो अगर 3 थालियां अगर लेते हैं तो आपको 3 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, यानी 12 रुपए में थाली मिल जाएगी। अब उसको लेकर वो भीख मांगते हैं। तो अब पूरा का पूरा सेटअप है, वहाँ ऑब्जर्वर भी खड़ा रहता है, वो भीख मांगते हुए आदमी को देखता है। कभी भी आप अगर किसी सिग्नल पर हैं और बच्चा भीख मांग रहा है, तो आप बस उससे बातचीत करना शुरू कर दीजिए, वो आपसे बात ही नहीं करेगा। अच्छा। आप ज्यादा वो करें तो आप अपना मोबाइल निकालिए और बोले मैं तेरा फोटो खींचा, बच्चा तुरंत वहां से भाग जाएगा, अपना चेहरा छुपा लेगा और आपको फोटो नहीं खींचा, क्योंकि वो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग।
उनको भीख मांगने वाले जो सरगना है उनको ट्रेनिंग देते ट्रेनिंग हैं। दी गई है। 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों को गोद देने के लिए किडनैप किया जाता है। 7 साल से लेके 10 साल तक के बच्चों को भीख मांगने के लिए किडनैप किया जाता है और 11 साल से लेके 15-16 साल तक के बच्चों को बाल श्रम और देह व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे के सारे आंकड़े हैं। अगर आप आंकड़ों पर अगर गौर करें तो भारत में हर साल 60,000 बच्चे मिसिंग होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीआरबी का डेटा है। अच्छा जी, पिछले साल मैंने एक आरटीआई का डेटा निकलवाया था, उत्तर प्रदेश के 62 जिलों का डेटा था। तो उसमें जब मैंने एनालिसिस किया तो 10 बच्चे पर डे मिसिंग होते हैं उत्तर प्रदेश में, जिनमें से 7 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं जो गायब होते हैं। आखिर ये बच्चे जा कहाँ रहे? कौन है इसका जिम्मेदार? कहीं कोई नहीं है। बच्चे गायब हो ही रहे हैं, बस किसी पर नजर पड़ जाती है तो वो बरामद हो जाता है। हम जैसा लोग पीछे लग जाते हैं तो हो जाता है। नहीं तो आज भी तमाम ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने परिवारों में नहीं लौटे। आज भी उन परिवारों को अपने बच्चों का इंतजार है। 10-10, 15-15 साल हो गए उन बच्चों को गायब हुए, नहीं मिल रहे। तो अपराध के तरीके बदल गए हैं, लेकिन अपराध तो बहुत ज़्यादा वो है कि ये आंकड़े जो हैं बहुत डरा देने वाले हैं। अक्सर करके मेरी शासन प्रशासन से इसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती है कि भाई आप इन बच्चों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं ठोस कदम उठा रहे हैं। कई सारी कमेटियों में पुलिस की में, प्रशासन की में, मुझे कमेटी में शामिल किया गया। बोले कि जैसा हम कह रहे हैं उसको करिए, लेकिन मैं इन आंकड़ों की बाजीगरी को नहीं मानता। आप बच्चों को बरामद कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हर साल, हर महीने आप एक जन सुनवाई करवाइए। जिसका बच्चा खोया है उसके परिवार को बुलवाइए, थाने के विवेचक को बुलवाइए, आमना सामना कराइए। विवेचक ने क्या कार्रवाई की? दूध का दूध, पानी का पानी होगा, लेकिन नहीं है। जब मैंने ये सारी बातें उठाई तो बोले कि ठीक है, आपको कमेटी से बाहर बुलाना बंद कर दो इनको। नहीं बनाया उन्होंने मुझे पार्ट जी, लेकिन मैं फिर भी अपने बल पर, अपने विवेक से, सूझबूझ से फिर मैं काम कर रहा हूँ। मैं ऐसे बच्चों को रिकवरी भी करा रहा हूँ जी। जहाँ तक प्रयास होता है एडवोकेसी के माध्यम से, उनके पैरोकारी करके, शासन प्रशासन से पैरोकारी करके बच्चों को निकलवा रहे हैं। अब नहीं होता तो ऐसे फिर मैं न्यायालय का भी सहारा ले रहा हूँ जी। तो न्यायालय से भी हम ऐसे बच्चों को निकलवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है सिस्टम पूरा का पूरा इस तरह से है। और मंदिरों पर भी भीख मांगते हैं, उनके पूरे ठिकाने सेट हैं। अंदर कौन मांगेगा, बाहर कौन मांगेगा, सबके अड्डे सेट है। सबका महीनेदारी बंदी जी। बसों में भर के भिखारी आते हैं। एक मंदिर में सोमवार को भीख मांगने के लिए एक बस शमशाबाद से आती है, एक बस हाथरस से आती है। अच्छा। पूरे के पूरे परिवार रहते हैं। भीख मांगने वाली महिलाएं होंगे, बच्चे होंगे, पुरुष होंगे, और रविवार की रात में आ जाएंगे। फिर पूरा यहाँ पर सोमवार को मंदिर में बैठेंगे और वहां से भीख मांगेंगे। वो उनके अड्डे भी सेट है। मंदिर के बाहर शमशाबाद वाले मांगेंगे, अंदर हाथरस वाले मांगेंगे, जो आगरा वाले हैं वो मंदिर के बिल्कुल पीछे खड़े होकर मांगे। तो ये सब सिस्टम चल रहा है। कभी आप जाके किसी से बात करके देखिए, एक भिखारी आपको अपने बारे में सही जानकारी नहीं देगा, क्योंकि उसको ट्रेनिंग दी गई है, पूरी ट्रेनिंग दी गई है उसको। इन्हीं से फल फूल रहा है। तो ये जो हम लोगों को इमोशनल करके दया दिखाकर और उसमें भीख मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी इसमें दोषी हैं जब उनको हम भीख दे रहे हैं। अगर हम भीख देना बंद कर देंगे तो उनकी कमर अपने आप टूट जाएगी। जब भाई भीख नहीं मिलेगी, किसी कारोबार में फायदा नहीं होगा तो वो कारोबार बंद हो जाएगा। लेकिन हम उसको धर्म के चश्मे से देखते हैं, दया के चश्मे से देखते हैं कि नहीं साहब ये बहुत गरीब है, मजलूम है और विकलांग है, इसको तो पैसा दे ही। लेकिन हम उसको पैसा देके कहीं ना कहीं भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने कई बच्चों पर प्रयोग करके देखा, जो भीख मांगने वाले बच्चे थे उनको भीख से छुड़वा के उनको स्कूल में मैं दाखिला करवाया, उस बच्चों को पढ़ाया। उनमें से एक बच्चा आज ग्रेजुएशन कर रहा है, आरबीएस कॉलेज में सेकंड ईयर में है, ग्रेजुएशन कर रहा है।
3 लड़कियों ने अभी 11th किया, अगले साल 7 बच्चे इंटर की परीक्षाएं देंगे। तो ये मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने स्तर से। जी। जब मैं अपने स्तर से कर रहा हूँ तो शासन प्रशासन नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। उनको भी तो दिखाई देता है। भाई जिस चौराहे से कमिश्नर की भी गाड़ी जा रही है, वहां से डीएम की भी गाड़ी जा रही है, वहां से एसीपी की भी गाड़ी, उस समय तो हटा लेते हैं ना इनको, बच्चों को। उसी समय रहते हैं। अच्छा। वो तो एक विशेष अभियान जब चलता है तब इनको हटाया जाता है, भाई कुछ समय के लिए आप अंदर हट हो जाइए। जाओ। जी। कोई बाहर का विदेशी कोई डेलीगेशन आ रहा तो उसके लिए हटा देंगे, हाँ। लेकिन इनके लिए तो हाँ, ये तो रोज रहते हैं, निकलना जाना होना। रोज रहते हैं, रोज थोड़ी हटाएंगे। हाँ। हरी पर्वत चौराहे पे देख लो, आपको 24 घंटे अभी मांगते हुए लोग मिलेंगे। हाँ। भगवान वैसे टाइम अभी क्या कहते हैं, कुछ महीनों की एक न्यूज आई थी कि इंदौर में जो ट्रैफिक लाइट है या भिखारी है तो उनको सबको बंद, मतलब किसी ने अगर दान दिया तो उन पर जुर्माना किया जाएगा 5,000। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको लेकर ये बहुत अच्छा प्रयोग था। इंदौर में ये था कि एक तो सर्वे करवाया गया, और सर्वे करवाने के बाद में ये कहा गया कि इंदौर में भिक्षावृत्ति को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। ये पीपीपी मॉडल पर काम शुरू हुआ, करीब देश के 10 जिलों में ये प्रयास किया गया। अच्छा। तो उसमें इंदौर ने बहुत अच्छा अपने आप में किया कि पूरे इंदौर में भिक्षावृत्ति को प्रतिबंधित कर दिया गया, और जो भीख दे रहा था उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। हाँ, उस पर तो हाँ, तो वहां पे हुआ। तो इसको लेकर मैंने डीएम साहब से पर्सनली मैंने मुलाकात की। मैंने कहा सर, जो इंदौर में जो हो सकता है वो आगरा में भी हो सकता है। और लखनऊ में भी एक सर्वे हुआ था, समाज कल्याण विभाग, नगर निगम और बूढ़ा विभाग ने मिलकर सर्वे कराया। मिलके सर्वे करवाया तो उसमें भिखारियों की संख्या जो थी करीब 5,000 से ज्यादा मिली, और उनकी जो आमदनी का जो आकलन किया गया तो एक भिखारी की जो आमदनी थी 3,000 रुपये पर डे के लगभग थी। 90,000 महीना। जी। तो और उनके वो टैक्स पेयर भी है, उनके पास पैन कार्ड भी मिले। अच्छा। हाँ, तो भीख का तो एक अलग व्यापार हो गया ना। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा सर इसमें आप करवाइए, आगरा में भी हो सकता है। तो अब वो मुझसे ही सवाल जवाब करने लगे, किसने करवाया था, नगर में उस लखनऊ में कौन से नगर आयुक्त थे, उनका आप नाम बताओ, और डूडा के नाम बताओ। मुझे क्या मतलब है नाम की, मैं रहता आगरा में हूँ। मैं तो जो इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है, जो प्रयोग किए गए हैं, जो 10 जिलों में प्रयोग किए गए, मैं उनको बता रहा हूँ। आप तो पीपीपी मॉडल को आगरा में लागू करिए, उसको भी 7-8 महीने हो गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन ये शहर के लिए कोड तो है ना भिक्षावृत्ति का, जो हम लोग पूरे हमारे देश को पूरे विश्व में एक अच्छी पहचान है, प्रेम नगरी के नाम से जानते हैं। ताजमहल जैसी खूबसूरती को लेकर उनके दीदार करने के लिए लोग हजारों पर्यटक यहाँ पे आते हैं। तो जब उनसे खींचतान करते हैं, भीख मांगते हैं, तो गंदा रहता है, फोटो ले जाके वो भारत की छवि को धूमिल नहीं कर रहे हैं, दाग तो लग ही रहे हैं। इस चीज पर ध्यान नहीं है किसी का। जी। भी होना चाहिए। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही एक विनती करूंगा लोगों से कि आप किसी को भी नगद भीख न दें, नगद भीख देकर भिक्षावृत्ति को बढ़ावा न दें। अगर किसी की मदद करनी है तो किसी बच्चे को आप उसका स्कूल में दाखिला कराइए, उसको कुछ पढ़ने लिखने की चीज़ दीजिए, और खाने पीने की भी चीज़ दें तो खोल के दीजिए, किसी बंद पैकेट में मत दीजिए जिससे बच्चा खा लेगा। जी। क्योंकि कहीं ना कहीं नगद जो आप देंगे तो वो फिर उसका तोड़ ढूंढेंगे। बिल्कुल। जब आप भीख देना बंद कर देंगे तो उनको जो गैंग है उनको लगेगा भाई अब आमदनी नहीं हो रही है, छोड़ दो इस धंधे को। तभी उसके भिक्षावृत्ति के गैंग को तो बच्चे भी अपनी राह पे सुधर जाएंगे, सुधर, क्योंकि वो अभी जो गलत रास्ता पकड़ रहे हैं वो, क्योंकि वहीं से बढ़ावा हम लोग को दे रहे हैं। हम ही दे रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े नेटवर्क हैं, इनको राजनीतिक संरक्षण भी मिला रहता है। मैं तो 2015 में एक ऐसे गैंग तक भी पहुंचा था जिसका यूपी के 52 जिलों में नेटवर्क था। अच्छा। और उसमें उसको लोग डीएम साहब के नाम से कहते थे, और आगरा की बहुत बड़ी पॉश कॉलोनी में रहता था। उस पर कोई शक भी नहीं कर सकता कि ये आदमी भीख का कारोबार करता होगा।
जब भी यूपी में कोई भी धार्मिक मेला होगा तो सबसे पहले ठेका उन्हीं का उठेगा। ठेका होता है इनका, मैं ठेका शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कभी गिरिराज जी की परिक्रमा गए हो, गोवर्धन की परिक्रमा में अगर आप जाएंगे तो जहां से परिक्रमा शुरू करेंगे दान घाटी से, वहीं से आपको भिखारियों की लाइन मिलेगी। पूरी की पूरी परिक्रमा में भीख मिलेगी, भीख मांगते हुए लोग मिलेंगे। अब आप उनके बिजनेस पे जाइए, बिजनेस पे जाएंगे तो आप अपनी धार्मिक यात्रा को अगर रिमाइंड करेंगे तो जैसे ही वहां गए तो वहां आपको कुछ लोग मिलेंगे, एक थैली में सिक्के रखे होंगे, बिल्कुल, तो वो 1-1 रुपए के 2-2 रुपए के सिक्के होंगे, एक थैली में 80 रुपए होंगे, और वो आपसे बदले में 100 रुपए लेंगे। 100 रुपए लेके वो आपको 80 रुपए देंगे, आप 80 रुपए को बांटते हुए चले जाएंगे। आप उनके बिजनेस को उसमें देखिए, कौन लोग खुले पैसों का कलेक्शन करेगा, कौन उनको छांटेगा, कौन उनके पैकेट बनाएगा, कौन उनको दोबारा से वहां लेके आएगा, तो है ना पूरा बिजनेस। लेकिन हम केवल धर्म से देखते हैं, हम आस्था से देखते हैं, हम उनके दया भाव से देखेंगे, नहीं पैसे। लेकिन क्योंकि उनका भेद ऐसा होता है कि वो ना चाहते हुए देना पड़ता है, तो बनाया जाता है उस तरह का। अगर अच्छे कपड़े पहन के देंगे तो कौन भी एक्टिंग, तो उनको सब किया गया, तो उसके पूरा पूरा का पूरा बिजनेस है। शाम को उगाई कहते तेरे पास कितने खुले पैसे हैं, सब इतने आ गए, इकट्ठे करो, तुम्हारे पास कितने हैं, इकट्ठे करो, सब इकट्ठे करके फिर उनको किया जाता है। फिर कुछ लोग लगाए जाते हैं, 80-80 रुपए की थैलियां बनाओ, तो 80 रुपए की थैलियां धागे से बांध के देंगे वो, तो ये एक बिजनेस है जी। तो लेकिन ये है कि इसको सोचेंगे तब बिजनेस है, लेकिन अगर हम आस्था में अगर देखेंगे तो फिर वो नहीं है, फिर तो पैसे देते जाइए। जी जी। तो आप यूथ के लिए और क्या कहते हैं, जो माता पिता हैं, जो बच्चे बिछड़ जाते हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पॉडकास्ट के माध्यम से पहले तो अभिभावकों से अपील करूंगा कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बातें कर रहा है, उनके आप मोबाइल को चेक कीजिए, और अगर उसको आपको थोड़ा सा भी अगर संदिग्ध दिखाई दे रहा है तो उसको टोकिए, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं इसी तरह से बाहर जाते हैं और गलत लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, और फिर वहां से वो गलत कारोबार, चाहे वो वेश्यावृत्ति हो, चाहे वो भिक्षावृत्ति हो, तो वहां पर ये बच्चे पहुंच जाते हैं। और अब एक नया ट्रेंड और चल रहा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, कि जैसे ही बच्चा टीन एज की में जाता है तो वहां पर वो चूंकि उम्र है और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, और आकर्षण से वो फिर बच्चा उन तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में लोग उसका मिसयूज करते हैं, मिसयूज करने में जैसे ही नजदीक आएगा बच्चा तो उनके साथ में, लड़कियों के साथ में उनके फोटो वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद में ब्लैकमेल करते हैं, के बाद में फिर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो बच्चों को, खास करके लड़कियों को सलाह दें कि किसी भी अनजान व्यक्ति से न मिलें, अगर कोई आपसे मिलने का प्रयास कर रहा है तो घर में जरूर बताएं, उसको छुपाएं नहीं, और कोई व्यक्ति अगर मिल रहा है तो परिवार को बताएं, उसके सामने बताएं कि ये मेरे माँ बाप हैं, तो उस पर अंकुश लगेगा, क्योंकि आजकल ऐसी लड़कियां बहुत ज्यादा शिकार हो रही हैं। और साथ में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अपने घर के मोबाइल नंबर कंठस्थ याद कराइए, एड्रेस याद कराइए, क्योंकि आजकल सब हाईटेक जमाना है, बच्चों के मोबाइल में भी गेम भी खेलते हैं, तो उसमें आप उनको रोकिए कि कहीं बच्चा गलत साइट तो नहीं देख रहा है, कहीं गलत आदमी संपर्क तो नहीं कर रहा है। तो अच्छा सा स्लोगन है कि जानकारी ही बचाओ। तो जितनी जानकारी रहेगी उतने हमारे बच्चे बचेंगे, क्योंकि बच्चे सॉफ्ट टारगेट हैं ऐसे लोगों के लिए, और आपके बच्चे पर किसकी गंदी नजर है, कौन घात लगाए बैठा है, ये आप भी नहीं जानते। और कोई भी अनजान व्यक्ति आपके यहाँ पर आ रहा है और बच्चों के प्रति उसका व्यवहार जो आपको थोड़ा सा भी गड़बड़ लग रहा है तो उसको टोकिए, क्योंकि अक्सर करके ये होता है कि हमारा बच्चा हमें बताता है कि फलां अंकल हमारे पास में आते हैं, उनका व्यवहार ठीक नहीं, लेकिन हम उसको डांट कर चुप करा देते हैं। तो लेकिन वो बच्चा बताना चाह रहा है कि कुछ गड़बड़ है, हम तो चाह रहे हैं कि ये हमारा मित्र है, लेकिन अच्छा है, लेकिन उसको हमें ये नहीं पता कि हमारे दृष्टि क्या है, उसके मनसा क्या है, बच्चे को किस नजर से देख रहा है। बच्चा पहचान लेता है गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। तो इसलिए आप अपने बच्चों की बात को नजरअंदाज न करें, उसका समर्थन करें और प्रयास करें कि किसी भी अनजान व्यक्ति
के सामने अपने बच्चे को न लाएं। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी चर्चा करने के लिए। इतना समाज के लिए आप काम कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है कि आप ऐसे काम करते हैं और भी लोग जुड़ें इससे। और मैं भगवान पे गवर्नमेंट से भी प्रार्थना करूँगा कि क्या कहते हैं, जो ऐसे जो सर ने कदम उठाया है, इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। जैसे हमारे बच्चे लापता हो रहे हैं और हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ, बहन बेटियाँ हैं, वो सही मतलब उनको साथ गलत ना हो। तो मिलेंगे किसी भी नए पॉडकास्ट के लिए। जो तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।